एजीटीए का। किसका बच्चों? यूपी एजीटीए का। एक्चुअल में इसके हेडर फुटर पे मत जाना, एक्चुअल में क्या है, टेस्ट पेपर को मतलब कि है तो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट जो है हेडर फुटर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका जो है पूरा सेट पेपर है, ये पूरी बुकलेट है। बुकलेट मतलब ये कहें कि पूरे इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो है सेट पेपर इस तरह से है और बढ़िया लेवल का सेट पेपर मिलने वाला है। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2026 प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड है। चैंपियन सीरीज चल रही है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको करवाने वाले हैं। ये सेशन आपका एक दिन छोड़ एक दिन रहने वाला है, मतलब ये कहें कि मंडे से स्टार्टिंग आपका जो है ट्यूसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा, आपका जो है थर्सडे को नहीं होगा, फ्राइडे को, मतलब आपका हफ्ते में ये सेशन आपका 3 दिन होगा, है ना। तो सेट पेपर अभी हम 3 दिन ही करवाएंगे। एक्चुअल में क्या है बच्चों कि आपका पेपर या फिर कहीं क्लास लंबी खिंच जाती है, जिस कारण से अब देखो हम भी इंसान ही हैं, दिन में 3 से 4 क्लासेस लेनी होती हैं और हम थक जाते हैं और इस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट भी नहीं बन पाता है। इसलिए ये हम जो है एक दिन छोड़ एक दिन आपकी कंटिन्यू करवाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2026 2759 वैकेंसी आ चुकी है और यदि आप देखो बढ़िया से तैयारी हम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, 5 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तैयारी शुरू कर दो, 5 महीने में परीक्षा हो जाएगी। और जिन लोगों के 45 से कम नंबर बन रहे हैं वो लोग तो स्पेशली तैयारी स्टार्ट कर दें। बॉयज में, गर्ल्स में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बॉयज जो है तैयारी स्टार्ट कर दें जिनके 45 से कम नंबर बन रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में पहले शुरू करने से पहले बता दें बच्चों, कृषि विजय श्री बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डेली क्लासेस आपकी सुबह 7 बजे से आपकी 11 बजे तक चलने वाली है। सुबह 7 बजे से आपका 8 साढ़े 8 तक एग्रीकल्चर रहता है, उसके बाद आपका यूपी जीके और कंप्यूटर आपका इसमें करवाने वाले हैं। कृषि विजय श्री बैच, इसमें आपको ई बुक मिलेगी, इसमें बच्चों आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ इसमें मिलेंगी आपको, डेली कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, डेली टारगेट टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलने वाले हैं और रेगुलर डाउट सेशन और मीडियम जो रहने वाला है हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहने वाला है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। विजय श्री बैच है ये आपका जो है 5 महीने से 4 से 5 महीने में इसमें पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। 6 महीने भी नहीं लेंगे, 5 महीने, क्योंकि 4 से 5 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। तो एक तरह से आपका जो है जल्दी इसको हम करवाने जा रहे हैं। और जो आपके बुकलेट जो प्रैक्टिस सेट पेपर लगवा रहे हैं 100 बुकलेट्स, 100 सेट पेपर कोई नहीं दे पाएगा बच्चों। 10,000 क्वेश्चन, 100 जो है फुल लेंथ टेस्ट, ये केवल विजन एग्री एकेडमी कर सकता है। पिछली बार भी किया था, पिछली बार देखो 100 सेट पेपर दिए हुए थे और भैया 100 संकल्प दिए थे। 10,000 क्वेश्चन तो आपने जो है टॉपिक वाइज दिए थे और 10,000 क्वेश्चन आपका जो है आपके फुल दिए थे। तो बच्चों पीडीएफ में ये अवेलेबल हो गया है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल है। 100 बुकलेट है, इन्हें हम 100 बुकलेट टेस्ट पेपर या सेट पेपर के नाम से हम लाते हैं। तो 100 बुकलेट आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। यदि आप ये लगा के जाओगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। 100 सेट पेपर हैं ये। आगे बच्चों आपके जो है कृषि प्राविधिक सहायक के लिए, देखो पिछली बार भी हम बेस्ट नोट्स हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किए हैं। इस बार भी हम जो है उससे भी बेहतर अच्छी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज भी ऐसी जो बच्चों के दिमाग में घुस जाती है, ऐसी लैंग्वेज में हमारे जो है किताबें हैं भैया। किताबें हैं 7 सेट समूह है, 7 किताबें हैं। 7 किताबों में आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। इसमें आपका एग्रीकल्चर, संपूर्ण एग्रीकल्चर है। इसको आपको जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो ये 1500 से 1600 की मिलेंगी, लेकिन यदि आप हमारे ऐप पर जाते हैं 1299 में आपको मिलने वाली है डिलीवरी चार्जेस के साथ में। तो बच्चों जल्दी कीजिए क्योंकि स्टॉक सीमित है। अभी तक हम इसके जो है
50 सेट, ये 100 हमारे पास बुक अवेलेबल है, 100 सेट अवेलेबल है इसके। अभी तक हम 50 सेट सेल कर चुके हैं, 50 से ज्यादा सेट आपके जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के सेट सेल कर चुके हैं, और 50 से ही ज्यादा सेट, भैया ये तो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक है भैया विजन एग्री एकेडमी, बेस्ट सेलिंग बुक है भैया विजन एग्री एकेडमी। 70 से 80 कॉपी इसकी निकल चुकी है, 70 से 80 कॉपी इसकी निकल चुकी है, बेस्ट सेलिंग बुक है, 10,000 MCQ। और भैया हम जो है ऐसे ही नहीं बोलते, अभी करंट अफेयर आया है, करंट अफेयर के जो है प्री ऑर्डर आ चुके हैं 50 से 60, है ना, 50 से 60 प्री ऑर्डर आ चुके हैं, क्योंकि कंटेंट जो हम देते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और भैया टेस्ट सीरीज इस बार दमदार टेस्ट सीरीज रहने वाली है, टेस्ट सीरीज अगर कि आपने लगा ली है ना तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, बैच ले लो, किताबें पढ़ लो और टेस्ट सीरीज, इसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये मैं गारंटेड कह रहा हूं। परचम टेस्ट सीरीज कृषि प्राविधिक सहायक के लिए शुरू कर दी है, जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट, 30 संपूर्ण टेस्ट, 50 टॉपिक वाइज और 30 सेक्शनल, इतने टेस्ट कोई नहीं देगा, टीजीटीए के लिए हम दे रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस विजन एग्री एकेडमी कराता है, जितने आपके लिए कंटेंट विजन एग्री एकेडमी प्रोवाइड कराता है ना बच्चों, कोई नहीं कराता। आप केवल विजन का कंटेंट पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं खुद इसी कंटेंट से 67 मार्क्स लाया हूं इस बार एजीटीए में, ना हो तो एक दिन मैं आंसर शीट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइस मात्र 299 है इसका, तो अभी इनरोल कर लो, विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो बढ़िया से डाउनलोड कर लो ऐप को, फ्री क्विजेस भी मिल जाते हैं। और भैया हमारी बेस्ट सेलिंग बुक जिसके प्री ऑर्डर ही 50 से 60 हो चुके हैं, अभी हो क्लास लेते लेते कहो पता नहीं 70 हो जाए 80 हो जाए। सबसे ज्यादा सेल हो रही है भैया कृषि मंथन, करंट अफेयर, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, समसामयिकी हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में लेकर आए हैं। ऐसी किताब है कि करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो विजन आपको जो प्रॉमिस करता है वो देता भी है। तो विजन एग्री एकेडमी परिवार आप लोगों के साथ खड़ा है, और बेस्ट टीम के साथ। हमारी जो टीम है अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करती है और सारा कुछ बेस्ट है हमारे यहां, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जाओ विजन एग्री एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आपका आ चुका है कृषि प्राविधिक सहायक के लिए। यदि कोई डाउट आ रहा है परचेस करने में तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 7104, ये मेरा संपर्क नंबर है, हमारी विजन एग्री एकेडमी का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। गुड इवनिंग प्रेमजीत जी, चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट सेट पेपर को। कोई ऐसा सेट पेपर लगवा नहीं पाएगा पूरे यूपी में, मैं गारंटी देता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा सेट पेपर कोई नहीं लगवाता जो हम लगवाते हैं। विजन एग्री एकेडमी जो लगवाता है, जो कंटेंट देता है, ऐसा कंटेंट पूरे यूपी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे पाएगा ऐसा कंटेंट, ये मेरी गारंटी है। अगर कि कोई दे दे तो फिर नाम बदल देना हमारा, क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट पर फोकस करते हैं बच्चों, कंटेंट पर हमारा ज्यादा जो है फोकस रहता है। अब भैया पहला क्वेश्चन है फसल विज्ञान से है, आंसर करिएगा बढ़िया से, आंसर करिएगा बढ़िया से। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और आपका सही उत्तर को जो है चुनिए। यहां पर केवल हम हिंदी माध्यम में करवाने वाले हैं बच्चों, हिंदी माध्यम में करवाने वाले हैं, अंग्रेजी माध्यम से हम दूर दूर का नाता नहीं है नाता भैया, हम इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं, लेकिन हम अभी अंग्रेजी माध्यम में जो है इतना फोकस नहीं करते हैं। हम बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम वाले हैं ज्यादातर, तो हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ज्यादातर फोकस करते हैं। तो भैया ये आपका मिलान है, सही मिलान चुनो, इसका कोड हम बाद में बताएंगे, पहले मिलान कर लो कि कौन सा संस्थान कहां पर है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कहां पर है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय रेपसीड और सरसों अनुसंधान केंद्र, और भैया भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, जल्दी से बताओ।
तो आप सबको पता है भैया कि जो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय गुजरात में कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में। कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय भैया इंदौर में है ना? पता है ना? सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? इंदौर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये भैया हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय रेपसीड और सरसों अनुसंधान केंद्र ये आपका भरतपुर राजस्थान में है भैया। और भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो मिला लिया हो तो बच्चों अभी यहां पर हम काउंट कर लें कि भैया पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का आपका डी है, चौथे का आपका सी है और पांचवे का ई। बी ए डी सी ई कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी ए डी सी ए तो भैया ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है बी ए डी सी। आपका जो है 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, 5 का ई। अब भैया इसका जो चाहिए अगर कि प्रैक्टिस सेट चाहिए पीडीएफ में तो ये मिलेगी आपको कहां पर? ये मिलने वाली है विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न बताओ बच्चों, अगला आंसर करो। सोमा क्लोनल भिन्नता द्वारा सरसों की कौन सी किस्म विकसित की गई थी? सोमा क्लोनल आपका जो भिन्नता है या सोमा क्लोनल वेरिएशन है उसके द्वारा कौन सी किस्म डेवलप की गई थी बच्चों आपकी जो है सरसों की? नरेंद्र राय, बरुणा, पूसा जय किसान, एनआरसी एचबी 506, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा सही उत्तर बच्चों यहां पर? सोमा क्लोनल द्वारा जल्दी से लिखो कमेंट में ए बी सी या फिर डी। जल्दी जल्दी लिखा करो, ऐसे देर नहीं लगानी है, आंसर लेट हो जाएगा आपका, है ना? आंसर लेट हो जाएगा और बढ़िया से तैयारी करनी है इस बार रट्टा नहीं मारना है, इस बार समझ समझ के करना है। और समझ समझ के करना है तो अभी हाल विजन एग्री एकेडमी पे आ जाओ, सबसे बेटर समझा देते हैं। ऐसा कोई नहीं समझाता जैसा विजन वाले समझा देते हैं। और साथ में साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इस बार विजन एग्री एकेडमी बाहर से बच्चों के एडमिशन लेने वाला है। मतलब ये कि इस बार विजन एग्री एकेडमी आपको इनवाइट कर रहा है, ललितपुर आइए, ललितपुर में ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, संजीव सर की गाइडेंस में रहिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो इस बार हम इनवाइट कर रहे हैं बच्चों को, ललितपुर आइए, ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन तो ठीक है, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऑफलाइन में आपको लिखाने का काम किया जाता है यूपी में। मैं बहुत से ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट बता दूंगा यूपी के जो केवल लिखाने पर फोकस करते हैं। भाई यहां हम लोग लिखाने पर फोकस नहीं करते, हम लोग केवल आपको समझाने पर काम करते हैं, है ना? किस पर काम करते हैं बच्चों? समझाने पर। तो विजन एग्री एकेडमी यूपी का सबसे बेस्ट संस्थान है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, चाहे कंटेंट का मामला हो चाहे क्लासेस का मामला हो, सबसे बेस्ट है भैया सेट पेपर में भी। तो भैया यहां पर आंसर हो जाएगा सोमा क्लोनल वेरिएशन द्वारा जो सरसों की किस्म विकसित की गई थी वो की गई थी पूसा जय किसान। कौन सी थी बच्चों? पूसा जय किसान सोमा क्लोनल द्वारा डेवलप की गई थी, है ना? और पहली बच्चों ये पहली फर्स्ट टीसू कल्चर वैरायटी है, पहली टीसू कल्चर वैरायटी है बच्चों ये पूसा जय किसान। पहली टीसू कल्चर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित की गई जो है किस्म है। और इसको किससे निकाला गया है? इंडियन मस्टर्ड से निकाला गया है। ब्रेसिका जुन्सिया से निकाला गया है इसे, ब्रेसिका जुन्सिया से निकाला गया है। किसके द्वारा डेवलप की गई थी पूसा जय किसान? वीएल चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप की गई थी बच्चों? वीएल चोपड़ा के द्वारा ये पूसा जय किसान डेवलप की गई थी। किस मेथड से बच्चों? सोमा क्लोनल। ये किसके बीज, कहां से, किस वैरायटी से निकाली गई है? तो इसको हमने निकाला था बरुणा से। डॉक्टर चोपड़ा ने कौन सी? बरुणा जो सरसों की किस्म है जिसे हम टाइप 59
टाइप 59 के नाम से भी जानते हैं, उससे इवेल्युएट किया था, उससे निकाला था किसने? वीएल चोपड़ा ने। सोमा क्लोनल वेरिएशन या सोमा क्लोनल विभिन्नता द्वारा विकसित एक किस्म है, और भैया ये इंडियन ब्रेसिका जुन्सिया की पहली किस्म है और पहली टिश्यू कल्चर वाली किस्म है ये, ठीक है। अब भैया इसकी बात करें एनआरसी एचबी 506, तो बच्चों यह है आपकी सरसों की ब्रेसिका जुन्सिया की पहली संकर किस्म है। सरसों की पहली संकर किस्म कौन सी है बच्चों? एनआरसी एचबी 506, नोट कर लेना, एनआरसी एचबी 506 कैसी है बच्चों? आपकी पहली हाइब्रिड, फर्स्ट हाइब्रिड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही जो है उत्तर चुनिए। यहां पर आपको एक तरफ तो फसल दी गई है, दूसरी तरफ बीज दर दी गई है, तो बताओ बच्चों कौन सा कहां मिलान सही है ना? बढ़िया से आंसर करना है, कोई आंसर करने में कंजूसी नहीं करनी है। और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और लोगों को, बच्चों को शेयर कर दो। भैया जो अच्छा पढ़ना चाह रहा है, अच्छी क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी मत पढ़िए, मैं ये कहूंगा, ठीक है। और इतना भी कम मत पढ़ना कि एग्जाम में ही ना आए। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स के नाम पर 500 से 600 पेजेस में आपको किताबें पकड़ा दी जाती हैं। भैया इतने में सिलेबस कवर नहीं होता, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मेरी खुद की किताबें 1200 से 1300 पेजेस की हैं, जो नोट्स है एग्रीकल्चर के ओनली, 1200 से 1300 पेजेस। अब भैया शॉर्ट में पता नहीं कैसे कवर कर लेते हैं ये। शॉर्ट में तो वन लाइनर हो पाएगा, थ्योरी तो नहीं हो पाएगी। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो सारा आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो क्या होगा बच्चों? सही मिलान करो जल्दी से। गेहूं की डिबलिंग विधि 25 से 30 किलोग्राम बीज दर ले लो। धान की एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है तो 5 से 6 केजी बीज दर ले लो। अरहर बोना है तो आपको कितनी? 12 से 15 किलोग्राम बीज दर ले लो। चना बोना है तो 75 से 80 किलोग्राम बीज दर ले लो। और सरसों बोना है तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमारा जो मिलान हो जाता है तो भैया वो आ जाता है बी, दूसरे का आपका ई, ठीक है, कॉमा आपका तीसरे का आ जाता है डी, चौथे का आ जाता है आपका ए, और पांचवे का आ जाता है बच्चों सी। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा बीई डी ए सी। कौन सा बन जाएगा? बीई डी ए सी। तो देखो बच्चों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो यहां पर देखिए बीई डी ए सी, पहले का बी, दूसरे का ई, किसमें मिल रहा? पहले का बी, दूसरे का ई, तीसरे का डी, चौथे का ए, पांचवे का सी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है। एक्चुअल में क्या है बच्चों, व्हाइट जो है पीछे बैकग्राउंड है और कुछ दिनों में हमारे कैमरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है ना। तो उसके बाद हम जो है आगे चीजें आपकी कंटिन्यू अच्छे से करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पुनर्स्थापक फसलों के बारे में सही कथन चुनें। जो पुनर्स्थापक फसलें होती हैं उनके बारे में सही कथन चुनें, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो पहला जो है कथन दिया हुआ है कि भैया ये फसलें मिट्टी पर अपने सकारात्मक प्रभाव के लिए जानी जाती हैं क्योंकि वे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाती हैं। बिल्कुल सही है भैया। हमने बताया था आपको कि जो एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है, एग्जॉस्टिव मतलब जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट को लेने वाली होती है, वो मृदा से न्यूट्रिएंट ले लेती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो ऐड करने का काम करता है वो रिस्टोरेटिव करती है, पुनः करती है। तो भैया पहला तो ये बिल्कुल सही है कि कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिलाती हैं। दूसरा देखिए, इन फसलों की जड़ों में जड़ ग्रंथिकाएं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं जिससे ऐसी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। बिल्कुल सही है भैया। दलहनी फसलें जो है ये अपनी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो ग्रंथियां होती हैं, जो नोड्यूल्स होते हैं, उसमें आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो वहां पर आपकी नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन को भरपूर करते हैं। और तीसरा है बच्चों, सभी फलियां
फलियां मूंग लोबिया इसके उदाहरण है, तो ये भी बच्चों सही है। तो यहां पर तीनों कथन सही हो जाते हैं। ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ती हैं, इनकी जड़ों में आपकी ग्रंथियां, जड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं, पुटिकाएं पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें आपकी क्या होती हैं, आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरित करने का काम करते हैं। और तीसरा लिखा हुआ है सभी फलियां मूंग लोबिया इसके उदाहरण है। हाँ तो भैया सभी दलहनी फसलें, फलियों से मतलब है दलहनी फसलें, तो सभी दलहनी फसलें आपकी कैसी होती है, पुनर्स्थात्मक या रिस्टोरेटिव होती हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो यहां पर तीनों सही है, तो यहां पर सही उत्तर जो है हम टिक कर देते हैं, यहां पर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा कि भाई तीनों सही है। मजा आ रहा है तो अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए, सही मिलान का चुनाव कीजिए। यहां पर एक में आपकी जो है फसल दी गई है, दूसरे में आपकी किस्म दी गई है। गेहूं, आपका धान, चना, अरहर, सरसों, सरसों की देखो अभी हाल हम पढ़ के आए हैं, वरुण। अरहर की तो हमने अभी हाल पढ़ी थी भैया, प्रभात। प्रभात एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है अरहर की। अति जो है लघु वैरायटी या फिर कहें कम दिन की वैरायटी है, एक्स्ट्रा अर्ली है, जल्दी, अत्यधिक जो है जल्दी पकने वाली वैरायटी है आपकी प्रभात। गौरव भैया चने की है। गेहूं की बच्चों अर्जुन है और धान की हो गई मधुकर। तो यहां पर मिलान करो तो पहले का आपका जा रहा डी के साथ, पहला जा रहा डी के साथ, दूसरा जा रहा आपका धान ई के साथ, कॉमा आपका जो तीसरा है वो जा रहा सी के साथ, ठीक है। चौथा आपका अरहर जा रहा है भैया बी के साथ, अरहर जा रहा है बी के साथ, और आपका जो सरसों है वो भैया ए के साथ जा रहा है। तो यहां पर डी ई सी बी ए, डी ई सी बी ए यहां पर सही उत्तर हो जाता है ना। तो यहां पर सही उत्तर को देखेंगे, नीचे आपके जो है एक ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो है आंसर क्या बच्चा बन रहा है, पहले का डी किसमें बन रहा है, इसमें मिल रहा है पहले का डी, दूसरे का ई इसमें मिल रहा है, तीसरे का सी इसमें मिल रहा है, चौथे का बी इसमें मिल रहा 5 है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका जो है 6, 6वां प्रश्न है। यहां पर कुछ फसलों के बॉटेनिकल नेम दिए गए हैं और उनके फल दिए गए, उनके बॉटेनिकल नेम दिए गए, उनको मिलाने का। भैया यूपी ट्रिपल एससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भैया बॉटेनिकल नेम से मिलान करो, है ना। तो यहां पर फल दिए गए हैं और वानस्पतिक नाम दिए गए हैं। तो भैया आम का तो सबको पता है, मैंजीफेरा इंडिका। अमरूद का सबको पता है, साइडियम ग्वाजावा। और भैया आंवला का भी सबको पता है, एम्बलिका ऑप्सिनेलिस। और भैया खजूर का भी पता है, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। और भैया मीठे नींबू या स्वीट ऑरेंज का भी सबको पता है, क्या होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है बच्चों, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो यहां पर मिलान करेंगे, मिलान करेंगे तो पहले का तो हो जाता है बी, क्या हो जाता है बच्चों, पहले का बी, दूसरे का आपका हो जाता है बच्चों डी, तीसरे का आपका हो जाता है बच्चों ए, चौथे का आपका हो जाता है ई, और पांचवे का हो जाता है आपका सी। तो यहां पर बी डी ए ई सी यहां पर जो है सही होता है। तो अब मिलाते हैं इसे, कहां पर जो है सही, जो है कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। तो यहां पर देखो कि भैया बी, पहले का एक का बी किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दूसरे का डी इसमें भी है, इसमें भी है, तीसरे का ए इसमें भी है, इसमें भी है, चौथे का ई भैया इसमें नहीं है, इसमें है, और पांचवे का सी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7।
सूची एक का सूची दो से मिलान करें और सही उत्तर चुनें। अब भैया यहां पर एक सूची थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। क्या है कि सूची में 5 जो है आपके कंपोनेंट हैं और यहां पर 3 ही शो हो रहे हैं। तो भैया 5वां कंपोनेंट हमें लाना पड़ेगा ना भैया। लाते हैं, चलिए 5वां कंपोनेंट हम लाते हैं। तो यहां पर जो अंजीर है, अंजीर के सामने डी है पाम। जस्ट मिनट। पाम है और एक और है बच्चों, 5वां ऑप्शन है भैया मैंगो, आम। आम के सामने है आपका बलोस्टा, ई है बलुस्टा, बलुस्टा। ठीक है, तो अब इसे मिलाते हैं, सही मिलान कीजिए। अब जैसे अनार है, अनार का तो भैया बलोस्टा नाम जाना जाता है। अनार का जो फल प्रकार होता है क्या होता है, बलोस्टा होता है। ठीक है, आपका स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का आपका अचेनस का एटेरियो कहते हैं। ठीक है, आम का ड्रुप होता है। मतलब पहले अनार की बात करें तो पहले ऑप्शन का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ई। दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका स्ट्रॉबेरी का सी, अचेनस का एटेरियो या एटेरियो ऑफ एचेनस, अचेनस। ठीक है, तीसरे का जो हो जाएगा लोक्वाट, लोक्वाट का क्या होता है बच्चों आपका ड्रुप या पाम। लोक्वाट का बताओ जल्दी से क्या होता है, पॉम होता है, पॉम पॉम पॉम। लोक्वाट का क्या होता है, पाम होता है। तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा। फोर्थ हो गया आम। ठीक है, अंजीर, अंजीर का क्या होता है साइकोनस, है ना, तो इसका आपका बी हो जाएगा। आम है, आम का ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ई सी डी बी ए, क्योंकि अनार का बलोस्टा होता है, स्ट्रॉबेरी का अचेनस का एटेरियो या एटेरियो ऑफ एचेनस होता है। ठीक है, लोक्वाट का जो फल प्रकार होता है वो होता है बच्चों पाम, अंजीर का होता है साइकोनस और आपका आम का होता है बच्चों ड्रॉप। फिग, अंजीर फिंग का होता है आपका साइकोनस। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर देखते हैं बच्चों क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है पहले का ई, किसमें मिल रहा, पहले का ई आपका इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है ना। दूसरे का सी भी मिल रहा है, तीसरे का डी भी मिल रहा है, 4 का बी, 5 ए। तो ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर भी आपका कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करो, मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें, सूची एक को सूची दो से मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। तो भैया सही उत्तर, सूची एक फल दिए गए हैं, उनका उत्पत्ति स्थान दिया गया है। भैया शेयर कर दो, शेयर करने के पैसे नहीं लगते, है ना, शेयर करने के पैसे नहीं लगते। विजन एग्री एकेडमी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कर रहा है, तो आप लोग भी विजन एग्री एकेडमी के लिए कुछ कीजिए, है ना। तो भैया शेयर कर दो, हमने तो देखो शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे कि भैया यूपीएजीटीए का दूसरा सेट पेपर लगना शुरू हो गया है ना। तो अब बच्चों इसके उत्तर प्रदेश जो आपके जो उत्तर है या फिर कहें आपके जो उत्पत्ति स्थान है उससे मिलान करना है। तो जल्दी से मिलाओ कौन से का सही क्या होगा, ए बी सी या डी, क्या होगा राइट आंसर। तो भैया यहां पर सूची एक को उनके उत्पत्ति स्थान से मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना, जल्दी से कीजिए क्या होगा सही उत्तर। आज मैचिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन है, मैचिंग वाले आज ज्यादा क्वेश्चन है। तो बच्चों नींबू की बात करें तो नींबू आपका कहां से आता है, नींबू आता है आपका चाइना से। ठीक है, लाइम की बात करें, नींबू और लाइम में बहुत अंतर होता है, ये लेमन होता है, ये लाइम होता है, लेमन और लाइम में अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपका कहां से आता है भाई, ये आपका जो है भारत से है। ठीक है, अनन्नास का उत्पत्ति स्थान बताओ जल्दी से। तो ये अनन्नास हमारा जो है ब्राजील से है। अमरूद की बात करें तो अमरूद का उत्पत्ति स्थान बताओ जल्दी से।
अनार का आपका है ईरान और अमरूद का पेरू हो जाएगा, सही है ना। तो यहां पर ये आपका मिलान हो जाता है। तो मिलान की बात करें तो यहां पर जो है पहले का सी बन रहा है, पहले का सी बन रहा, दूसरे का ई बन रहा है, ठीक है, तीसरे का आपका डी बन रहा है, ठीक है, चौथे का आपका अमरूद का बी बन रहा है और पांचवे का आपका ई बन रहा है ना। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ई डी बी ई, है ना। तो यहां पर जो है देखते हैं सही उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ये रहे और आपके आंसर ऊपर ये रहे सी ई डी वी ई। यहां पर देखो सी ई डी बी ई, है ना, डी बी ए, सॉरी डी बी ए आपका ए है यहां पर, सॉरी बच्चों ए है डी बी ए। तो ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। ये लास्ट और है बच्चों मिलान वाला, सूची एक और सूची दो को मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। यहां पर भी आपका जो है उत्पत्ति स्थान है और आपके जो है फसलें दी गई हैं। जैसे आपका लीची है, लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है, सेब का क्या है, केले का क्या है, आंवला का क्या है, बेर का जो है उत्पत्ति स्थान क्या है। तो यहां पर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा, यहां पर सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा सही उत्तर। तो बच्चों जो लीची है ये कहां से आती है, चीन से आती है, ठीक है, चाइना से उत्पत्ति स्थान है। सेब की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से इसका उत्पत्ति स्थान है। केले की बात करें तो इंडो चीन या एशिया माइनर, बताओ जल्दी से केला कहां से है आपका, तो केला है बच्चों एशिया माइनर से। आंवला की बात करें तो आंवला आपका इंडो चीन से आता है और बेर की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान यूरोप माना जाता है ना, क्या माना जाता है, यूरोप। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है पहले का सी, लिख लेते हैं चलो साइड में, पहले का सी, दूसरे का ई, तीसरे का आपका जो है डी हो जाता है, ठीक है, तीसरे का डी हो जाता है, फोर्थ का आपका जो हो जाता है वो ए हो जाता है और 5 का क्या हो जाएगा भाई, 5 का हो जाएगा बी। तो यहां पर राइट आंसर सी ई डी बी ए बी। तो देखो बच्चों कौन सा सही है, तो यहां पर देखो देखो पहला सी आ रहा, किस में आ रहा, इसमें आ रहा केवल, दूसरा ई है, तीसरा डी है, चौथा बी और पांचवा ए, है ना, सॉरी सी ई डी बी ए है, सॉरी बी ए है, डी बी ए है ना। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाता है। सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पर फिर से मिलान आ गया भैया, सूची एक और सूची दो को मिलान कीजिए। यहां पर किस्में दी गई हैं फसलों की और यहां पर मिलान करने को कहा गया है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। अनार की किस्में बताओ, खजूर की कौन सी है, बेर की कौन सी है, आंवला की कौन सी है, अमरूद की कौन सी है, बताओ जल्दी से। खजूर की तो भैया यहीं से मिल गई, खुनेजी खद्राबी मेद झूल, खुनेजी खद्राबी मेद झूल, ये किसकी है, खजूर की है, किसकी बच्चों, खजूर की है ना। अनार की कौन सी है बच्चों, रूबी ढोलका, वंडरफुल ज्योति रूबी ढोलका, वंडरफुल ज्योति ज्योति रूबी ढोलका किसकी है बच्चों, अनार की है ना। आपका बात करें बच्चों बेर की तो कैथली गोला उमरान मुड़िया, कैथली गोला उमरान मुड़िया। आगे बात करें आंवला की तो भैया चकिया Na5 कंचन अमृत, कंचन से समझ गए थे भैया एक आपकी आंवला की है। अमरूद की बात करें तो हरिझा सरदार और एप्पल कलर, हरिझा सरदार और एप्पल कलर। तो यहां पर जो मिलान हो जाता है वो हो जाता है बच्चों पहले का बी, ठीक है, दूसरे का सी, तीसरे का ई
3E, 4 का आपका ए है, ठीक है, और 5 का आपका डी है। 5 का क्या है बच्चों? आपका डी है। तो यहां पर जो मिलान हो जाता है BCEAD। तो देखते हैं बच्चों ऑप्शन में क्या आता है। ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखो बच्चों बी, पहले का बी किस में आ रहा है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऑप्शन दिखेगा। पहले का बी किस में आ रहा है आपका? पहले का बी इसमें भी आ रहा है, दूसरे का सी इसमें आ रहा, तीसरे का ई, चौथे का ए, 5D। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है बच्चों? सही हो जाता है। और सेशन अगर ये अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है ना, उसमें कंजूसी नहीं करनी है शेयर करने में। प्रश्न नंबर 11 दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक वर्ष में द्विफलित होता है? मतलब वर्ष में 2 बार फल लगाता है, कौन सा फल है भैया? ऐसा कौन सा फल है जो एक वर्ष में द्विफलित है? और आपका जो होता है, आपका एक पहला दिया है काजू, अंगूर, कटहल, अनार। आपका ऑप्शन है 1 2 3, आपका बी है 1 और 3, सी है 2 3 4, और डी है 1 2 और 4, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सही उत्तर बता दो। यहां पर द्विफलित साल में 2 बार ये फल देते हैं, कौन से हैं? अंगूर है, कटहल है, अनार है, या काजू है? बताओ जल्दी से। द्विफलित ए बी सी या फिर डी? अरे भैया आंसर लिख दो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना? जल्दी से आंसर लिख दो, ए बी या सी या डी। तो बच्चों यहां सही आंसर की बात करें तो आपका जो अंगूर है इसको छोड़कर आपका काजू हो गया, कटहल हो गया, अनार हो गया, ये द्विफलित होते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, काजू को छोड़कर अंगूर, कटहल और अनार 2 3 4 है, सॉरी 2 3 4 है, 2 3 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है। अंगूर, कटहल और अनार ये द्विफलित है, काजू नहीं है द्विफलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? खजूर द्विलिंगी है, पपीता बहुविवाही है, अखरोट द्विलिंगी है, पिस्ता द्विलिंगी है? बताओ जल्दी से। द्विलिंगी से मतलब बच्चों डायोसियस, मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस द्विलिंगी, पॉलीगैमस, ठीक है, बहुविवाही, और आपका डायोसियस यहां पर द्विलिंगी लिखा है। सॉरी, डायोसियस आपका एक लिंगी होता है बच्चों, डायोसियस आपका जो है एक लिंगी होता है। अब एक चीज भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अब एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। मोनोसियस और डायोसियस में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मोनोसियस और डायोसियस में बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि भैया इसे एक लिंगी क्यों, इसे द्विलिंगी बोलते हैं, जबकि इसमें मोनो लगा हुआ है ना, जबकि इसमें डाई लगा, इसे हम एक लिंगी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों, शब्द अंग्रेजी शब्द पर मत जाना, अंग्रेजी शब्द पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मोनोसियस, मोनोसियस को समझो, इसे द्विलिंगी क्यों कहते हैं? मोनोसियस वह पौधे होते हैं जिन पर मेल, मतलब मेल और फीमेल पार्ट, नर व मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। यानी पुंकेश्वर और आपके जो मतलब ये कहें कि एक ही पौधे पर मेल और फीमेल होते हैं, नर व मादा एक ही फ्लावर पर होते हैं, या एक ही आपके पेड़ पर या एक ही पौधे पर हो, तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। मतलब दोनों लिंग एक ही पौधे पे, इसलिए इसे मोनोसियस। मक्का कैसा है? मोनोसियस है भाई। मक्का कैसा है? मोनोसियस है। मक्के पर आपका मेल होता है और फीमेल होता है, लेकिन अलग अलग होते हैं, है ना? कैसे होते हैं बच्चों? अलग अलग। मेल आपका टेसल्स के रूप में होता है और फीमेल आपकी सिल्क के रूप में होता है। तो ये कैसा बच्चों? आपका द्विलिंगी है। मोनोसियस को द्विलिंगी कहते हैं। अब डायोसियस की बात कर लें तो डायोसियस जैसे पपाया है, पपीता, इसमें या तो मेल होता है या फीमेल होती है,
एक पौधे पर या तो नर होता है या मादा होती है ना। मतलब यहां पर जो नर और मादा है वो अलग अलग पौधे पर हैं, तो इसे एक लिंगी पौधा कहा जाता है। मतलब जो एक लिंग का मतलब क्या होता है आपका जो है नर या मादा, तो यहां पर नर और मादा केवल सिंगल जो है या तो नर रहेगा या मादा रहेगी पौधे पर, और जबकि जो द्विलिंगी है मोनोइसियस उसमें नर और मादा दोनों ही एक ही पौधे पर रहते हैं। तो इंग्लिश में भले ही इसे मोनोइसियस कहते हैं लेकिन इसे हिंदी में हम द्विलिंगी कहते हैं, और हिंदी में भले ही इसको आप मतलब ये कहें डायोसियस कहते हो इंग्लिश में, लेकिन उसे हम एकलिंगी कहते हैं। तो यहां पर बात करें आपके खजूर की, तो खजूर मोनोइसियस है या डायोसियस, जल्दी से बताओ कौन सा युग्म गलत है, हमसे ये पूछा गया है। तो बच्चों ये खजूर जो है डायोसियस है, मोनोइसियस नहीं है, एकलिंगी है। पपीता बहुविवाही पॉलीगैमस है, हाँ भैया है ये, है ना। आपका अखरोट द्विलिंगी है, पिस्ता एकलिंगी है, मोनोइसियस है आपका, सॉरी डायोसियस है आपका, है ना। तो यहां पर जो गलत ऑप्शन है वो है खजूर, है ना, खजूर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सही कथन चुने, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन चुनना है हमें, तो बताओ बच्चों यहां पर 4 कथन दिए गए हैं और यहां पर हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो साइट्रस गमोसिस फाइटोप्थोरा प्रजाति, साइट्रस अत्यधिक संवेदनशील होता है भैया, गमोसिस से बिल्कुल होता है भैया, सिट्रस ये फाइटोप्थोरा प्रजाति से होता है, ये भी बच्चों सही है ना। ये भी चीज आपकी क्या है, सही है, क्या है, सही है। आगे बात करें साइट्रस कैंकर की बात करें, सिट्रस कैंकर की बात करें, सॉरी साइट्रस कैंकर की बात करें तो जेंथोमोना सिट्री लीफ माइनर द्वारा फैलता है। नियंत्रण के लिए एग्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के स्प्रे का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है साइट्रस ग्रीनी एमएलओ माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के कारण होता है और साइट्रस साइला द्वारा फैलता है और मौसमी ग्रीनिंग के लिए प्रतिरोधी है। फिर है आपका ट्रस्टीजा वायरस, ट्रस्टीजा वायरस किससे फैलता है, सफेद मक्खी, बिल्कुल नहीं फैलता भैया, सफेद मक्खी से ट्रस्टीजा वायरस नहीं फैलता है। तो यहां पर आपका चौथा पॉइंट गलत हो जाता है, इसमें 1 पॉइंट और दिया गया है, इसमें 1 पॉइंट और दिया गया है। ट्रस्टीजा वायरस किससे फैलता है, जल्दी से बताओ, ये कमेंट में लिखो, ट्रस्टीजा वायरस किससे फैलता है, बताओ जल्दी से, ट्रस्टीजा वायरस किससे फैलता है। तो बच्चों ये एफिड द्वारा फैलता है। ट्रस्टीजा किससे फैलता है, एफिड द्वारा, ना कि ये सफेद मक्खी से। किससे फैलता है, एफिड से फैलता है, ना कि सफेद मक्खी। तो यहां पर ये पॉइंट, चौथा पॉइंट गलत हो जाता है, ठीक है। ट्रस्टीजा त्वरित गिरावट आपका सफेद मक्खी से बिल्कुल नहीं फैलता, ये फैलता है आपका एफिड से। किससे फैलता है बच्चों, एफिड से फैलता है, माहू से फैलता है, ठीक है। डाइबैक जेंथोमोनास जेंथेमाया अमोनेसन, यह कोलेटोट्राइकम प्रजातीय कवक और कॉपर की कमी के कारण होता है भैया, ये भी सही है। मतलब यहां पर चौथे पॉइंट को छोड़कर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और आपका जो है चौथे पॉइंट को छोड़कर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सॉरी चौथे पॉइंट को छोड़कर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा बिल्कुल से सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन को देख लेते हैं तो भैया ऑप्शन में 1, 2, 3 और 5, तो यहां पर ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, लाल सड़न के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। डंठल के अंदर लाल सड़न, सफेद पट्टी से घिरा लाल क्षेत्र, खेत से शराब की गंध, एगलॉल और एरेटन के साथ सेट्स का उपचार प्रभावी था, यह क्वालिटोट्राइकम इंडिकम के कारण होता है। केवल एक सही है,
केवल दो सही है, केवल एक और दो, या आपका केवल एक, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों सही उत्तर? सही उत्तर जल्दी से लिख दो कमेंट में, क्या होगा ए बी सी या फिर डी? तो बच्चों यहां पर डंठल के अंदर लाल सड़न में क्या होता है भैया? डंठल के अंदर लाल सड़न, सफेद पट्टी से घिरा लाल क्षेत्र, खेत से शराब की गंध, एल्कोहलिक जो है स्मेल आती है या शराब की गंध आती है ना। दूसरा क्या है? एगेलोल और एरेटोन के साथ सेट्स का उपचार प्रभावी है। भैया ये कोलेटोट्राइकम इंडिकम से नहीं होता है ना। कोलेटोट्राइकम इंडिकम से क्या होता है जल्दी से बताओ? कोलेटोट्राइकम इंडिकम से क्या होता है? जल्दी से लिखो कमेंट में, कमेंट में लिखो जल्दी से, कोलेटोट्राइकम इंडिकम से क्या होता है? बताओ जल्दी से। ये जो होता है आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, किससे होता है बच्चों? कोलेटोट्राइकम इंडिकम नहीं, फाल्केटम के कारण होता है ना। तो यहां पर एक और दो सही है, ऑप्शन मतलब सी, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, सही कथन चुने। फूल आने से पहले डेड हार्ट और फूल आने के बाद व्हाइट ईयर हेड चावल येलो स्टेम बोरर के लक्षण हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर चावल के ग्रासी स्टैंड वायरस रोग का वाहक है। ग्रीन लीफ हॉपर जैसेट जो पत्ती से रस चूसता है चावल के टोंगरो वायरस रोग का वाहक है। तो यहां पर बच्चों आपको सही कथन बताना है कि सही कथन क्या होगा। केवल एक सही है, दो सही है, तीन सही है, सी सही है, डी या फिर कहें ई। कौन से कथन आपके बच्चों सत्य हैं? थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन लग रहे हैं ना? लग क्या रहे हैं भैया? लेवल वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। विजन एग्री अकेडमी, अरे भैया पहले पता होता ना कितना अच्छा लेवल। हमने जो है 20-30 सेट तो दिए थे इस लेवल के, ऐसा नहीं है, हमने इस लेवल के दिए थे सेट पेपर। सेट पेपर का मतलब प्रैक्टिस होता है भैया। ठीक है, तो बताओ क्या होगा यहां सही उत्तर? सही उत्तर का आंसर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। होता ना, बताओ बच्चों क्या होगा सही उत्तर यहां पर? ए बी सी या डी? तो भाई सही आंसर की बात करें तो ये तीनों ही सही हैं, ये तीनों पॉइंट ही सही है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाता है कि एक और दो और तीन, एक दो और तीन तीनों सही है। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, केंद्रक बीज किसी विशेष किस्म या पैतृक रेखा या पैतृक रेखा के चयनित व्यक्तिगत पौधों से प्राप्त प्रारंभिक बीज होते हैं जिसका उद्देश्य मूल प्रजनक द्वारा उस किस्म या पैतृक रेखा को शुद्ध करना और बनाए रखना होता है। भैया बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहां से लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहां से लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया प्रजनक बीज वह बीज या वनस्पतिक प्रकार प्रसार सामग्री है जिसे सीधे प्रजनक या प्रयोजित पादप प्रजनक या किसी संस्था द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ये भी बच्चों सही है। प्रमाणित बीज बीज नियम 1968 की धारा 14(2) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपका सही है। तो यहां पर जो आपके तीनों पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट ही सही है या तीनों कथन ही सही है। तो यहां राइट आंसर हो जाता है केवल एक, दो और तीन, मतलब उपरोक्त सभी। तो सही जो कथन है बच्चों वो कौन सा है? केवल एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। कौन सा सही है बच्चों? एक, दो और तीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टेट्राजोलियम परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टेट्राजोलियम परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इस बार टीए में बच्चों सेट पेपर से सीधे सीधे क्वेश्चन उठे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे सेट पेपर से उठे थे। टेट्राजोलियम परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला कथन दिया गया, टेट्राजोलियम परीक्षण की शुरुआत जर्मन वैज्ञानिक लैकोन ने 1939 से 58 में
के दौरान की थी। जीवित बीज के जीवित भाग रासायनिक रूप से संवर्धित होने पर लाल हो जाते हैं और मृत भाग बिना दाग वाले रह जाते हैं। मृत भाग कैसे रह जाते हैं? बिना दाग वाले रह जाते हैं। इस परीक्षण में 2,3,5 टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, तो बच्चों यहां पर टेट्राजोलियम ब्रोमाइड नहीं, टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा बच्चों? टेट्राजोलियम क्लोराइड। ब्रोमाइड का यूज नहीं होता, टेट्राजोलियम ब्रोमाइड यूज नहीं होता, टेट्राजोलियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, यदि जीवित आपका बीज होगा तो वो लाल रंग ले लेगा, और जो आपका मृत बीज होगा वो आपका कोई रंग नहीं दिखाएगा। किसमें बच्चों? टेट्राजोलियम परीक्षण में। इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज होता है, टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन तीन जो है वो आपका सही नहीं होगा। बाकी आपके जो पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 सही उत्तर हो जाते हैं। केवल 1 और 2 सही उत्तर हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं बच्चों? केवल 1 और 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है ना? आंसर करो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो और किस्म का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। भैया यहां पर फूल और उनकी किस्में दी गई हैं। गुलाब की किस्म बताओ, ग्लेडियोलस की किस्म बताओ, गेंदे की बताओ, गुलदाउदी बताओ, जैस्मीन बताओ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। है ना, क्या चयन करना है? सही उत्तर का चयन करना है। आज का जो सेट पेपर रहने वाला है बच्चों, कुछ लंबा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? लंबा, है ना। तो बच्चों गुलाब की जो किस्म है वो है बच्चों आपकी सिंदूर और इंडिपेंडेंस। कौन सी है? सिंदूर और इंडिपेंडेंस। ग्लेडियोलस की जो किस्म है बच्चों वो है आपकी फ्रेंडशिप और मेलोडी। फ्रेंडशिप और मेलोडी किसकी किस्म है बच्चों? आपकी ग्लेडियोलस की। गेंदे की किस्म की बात करें तो पूसा, नारंगी और क्रैकजैक और पूसा नारंगी। गुलदाउदी की किस्म की बात करें तो बच्चों वो है आपकी वाइल्ड फायर और सोनार बांग्ला। वाइल्ड फायर और सोनार बांग्ला किसकी किस्म है बच्चों? आपकी जो है गुलदाउदी की है। और जैस्मीन की बात करें तो मोतिया और सुरभि। मोतिया और सुरभि किसकी किस्म है? जैस्मीन की है। तो यहां पर जो सही मिलान हो जाता है वो सही मिलान ये हो जाता है कि भैया पहले का तो सी, ठीक है, दूसरे का आपका आ जाता है कौन सा? ई, ठीक है, तीसरे का आ जाता है आपका बी, ठीक है, चौथे का आपका आ जाता है ए, और पांचवे का बचा कौन बच्चों? डी। तो यहां पर जो बनेगा CEBAD, CEBAD। तो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं क्या सही ऑप्शन होगा। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, थोड़ा ना और नीचे आ जाए, ठीक है, ऑप्शन ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, CEBAD। तो सी देखो किस में आ रहा है? ई में, इसमें आ रहा, दूसरे का ई, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का डी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, सही मिलान हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो क्लास में केवल एग्रीकल्चर ही करवा पाऊंगा मैं। अभी रियलिटी बता रहा हूं, 1 घंटा हो चुका है और केवल अभी 19 क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करवा पाया हूं, है ना। कितने क्वेश्चन? 19। 1 घंटा हुआ है अभी और 19 क्वेश्चन ही, 53 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कीट क्षति लक्षण बिलो दिए गए या नीचे दिए गए हैं, या कुछ कीटों के क्षति के लक्षण नीचे दिए गए हैं, उस कीट की पहचान कीजिए। कौन से कीट के क्षति के लक्षण है? पहला है कैटरपिलर मलाईदार, सफेद या सुस्त होते हैं और पतंगे शुद्ध सफेद रंग के होते हैं। वे पत्तियों में कई सूट छेद या फिर कहीं छेद करते हैं या तने में छेद दिखाते हैं जो अंततः मृत दिल का या
डेड हार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? डेड हार्ट बनाते हैं, का कारण बनते हैं। बेंत के निर्माण के बाद या बेंत के टर्मिनल हिस्से पर हमला करता है जिससे गुच्छेदार शीश बनता है। भैया कौन सा कीट है? सूट बोरर है, लीफ हॉपर है, स्केल कीट है, टॉप बोरर है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों या तो सूट बोरर होता है, तना छेदक हो सकता है, या टॉप बोरर। बताओ जल्दी से कौन सा है? तो भाई यहां पर सही उत्तर की बात की जाए तो ये टॉप बोरर है, सूट बोरर। तो ये तो मैं ही बताऊंगा, ये बच्चों क्या है? टॉप बोरर। ये क्या है? टॉप बोरर है। क्या है बच्चों? टॉप बोरर के जो है आपके लक्षण है। किसके बच्चों? टॉप बोरर के जो है आपके हमले के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। भैया सूची 1 और सूची 2 आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सूची 1 और सूची 2 आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो भैया सूची 1 में दिया गया है भैया कीटनाशक और सॉरी आपके सल्फर कीटनाशक, कार्बामेट कीटनाशक, एक्रेसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट और सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, और आपका जो है एक साइड आपके कीटनाशक दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भैया सल्फर कीटनाशक कौन सा है? फोरेट और रोगार। फोरेट और रोगोर कैसे हैं? सल्फर कीटनाशक है। आपका जो कार्बामेट कीटनाशक है कैसे कौन से हैं? एल्डी कार्बो, कार्बोफ्यूरॉन। आपका और एक्रेसाइड कौन से हैं? कैलेथेन और डाइकोफोल। आपका जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? फॉस्फोमिडोन, डाइक्लोरोबॉस। और आपका सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कौन से? एल्डी कार और कार्बोफ्यूरॉन। एक ऐसे हैं सिंथेटिक आपके जो है पायरेथ्रोइड है। तो यहां पर देखिए बच्चों, पहले का सी के साथ किसमें मिल रहा? इसमें मिल रहा। दूसरे का आपका डी के साथ, तीसरे का ए के साथ, चौथे का आपका ई के साथ, और पांचवें का आपका किसके साथ? आपका डी के साथ। तो यहां सॉरी पांचवें का बी के साथ, सॉरी ये तो आपको ऑलरेडी हो गया। पांचवें का बी के साथ एलेथ्रेन या साइपरमेथ्रिन, एलेथ्रेन या साइपरमेथ्रिन। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है बच्चों? सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकार में बेलनाकार मिट्टी या मिट्टी और विभाजित बांस के संयोजन से बना लकड़ी या चिनाई के मंच द्वारा जमीन से ऊपर उठाया गया अनाज, गेहूं, चना, धान, मक्का और ज्वार संग्रहित किया जाता है और क्षमता 3.5 से 18 टन है। इसका भंडारण किस प्रकार है? कोठार प्रकार, बुखारी प्रकार, मोराई प्रकार, पूसा बिन, इनमें से कोई नहीं। यहां पर इसे बेलनाकार बनाते हैं। बेलनाकार मतलब गोल गोल बनाते हैं और इसे बांस के डंडों से या फिर कहें बांस के संयोजन से बना लकड़ी या चिनाई के मंच द्वारा जमीन के ऊपर उठाया गया अनाज, यहां पर गेहूं, चना और आपका धान, मक्का और ज्वार संग्रहित किया जाता है और क्षमता इसकी कितनी है? 3.5 से 18 टन है। इस भंडारण प्रकार को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं बुखारी टाइप। बुखारी प्रकार का भंडारण होता है। कैसा होता है बच्चों? बुखारी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चावल का कीट लार्वा, खपरा बीटल गेहूं, दाल बीटल ग्रब, या लेजर अनाज बोरर वयस्क और ग्रब। अब यहां पर ये हमला करने वाली स्थिति है, खपरा बीटल गेहूं पर करती है, दाल बीटल ग्रब अवस्था जो है आपकी प्रभावित करती है, चावल कीट की लार्वा अवस्था। तो यहां पर कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों यहां पर जो चावल कीट है उसका लार्वा करता है, खपरा बीटल आपका गेहूं में नुकसान करता है, दाल बीटल आपका उसका ग्रब जो है नुकसान पहुंचाता है, लेजर अनाज बोरर है ये किसका है? आपका वयस्क और ग्रब दोनों ही नुकसान पहुंचाते हो। तो यहां पर जो है ये तीनों सही है। ऑप्शन ई राइट हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही आपके जो है चारों ही ऑप्शन सही हैं। आपका जो है कोई भी गलत नहीं है। तो यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? गन्ने का लाल सड़न रोग, फिजेलोस्पोरा ट्यूकोमेनेंसिस,
सेट रॉट या अनन्नास रोग, सेरेटोसिस्टिस पैराडॉक्स, गन्ने का स्मस्ट, अस्टिलैगो, सोर्गिकोला, गन्ने की पीली पत्ती, एफिड्स से आपका जो है रोग फैलता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बच्चों आपका गन्ने का स्मट रोग। गन्ने का स्मट रोग सही मेल नहीं खाता है, बाकी आपके जो है सभी सही मेल खाते हैं। क्या खाते बच्चों? सभी सही मेल खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है अस्टिलैगो स्किटिमेनिया, अस्टिलैगो स्किटिमेनिया से होता है गन्ने का स्मट रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बच्चों आपका 24 है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 24, 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गन्ने की उत्परिवर्ती किस्म नहीं है? CO 8153, CO 85017, CO J 85, CO 205। कौन सी उत्परिवर्ती किस्म नहीं है गन्ने की? बताइए यहां पर। तो बच्चों आपकी जो CO 205 है, CO 205 गन्ने की उत्परिवर्ती किस्म नहीं है। कौन सी बच्चों? CO 205 गन्ने की उत्परिवर्ती किस्म नहीं है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है लोबिया को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक जड़ परजीवी लोबिया को प्रभावित करता है? स्ट्राइगा लुटिया, स्ट्राइगा ग्रैंडिफ्लोरम, स्ट्राइगा एशियाटिका, स्ट्रिगा गैसने रियोएट्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आपका लोबियो को आंशिक जड़ परजीवी जो है आपका क्या है बच्चों? आपका जो है परजीवी प्रभावित करता है। कौन सा प्रभावित करता है? जल्दी से बताओ। लोबिया को कौन सा आंशिक जड़ परजीवी प्रभावित करता है? जल्दी से बता दो। A B C या D? A B C या फिर D? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही उत्तर? आंशिक जड़ परजीवी कौन सा है भैया जो आपका लोबिया को प्रभावित करता है? तो बच्चों वो है आपका स्ट्राइगा गैसनेरियोइड्स। कौन सा है बच्चों? स्ट्राइगा गैसनेरियोइड्स, है ना। और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्लांट 26 है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जो है नेक्स्ट पार्ट आ चुका है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलो एक एक पॉइंट को पढ़ते चलते हैं और इसमें से सही को जो है होगा वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, उत्तक संवर्धन के माध्यम से आई स्पॉट रोग, हेलमिंथोस्पोरियम सैकेरी, फिजी रोग जो कि वायरस से होता है, डाउनी फफूंदी, स्क्लेरोस्पोरा सैकेरी हो गया आपका, के प्रतिरोध वाले वेरिएंट को अलग किया गया और वेरिएंट ने अपने मूल क्लोन की तुलना में फिजी रोग और डाउनी फफूंद के लिए उच्च प्रतिरोधिता दिखाई, उच्च प्रतिरोधिता दिखाई, है ना। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ये सही है, बिल्कुल से सही है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सही है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कई रोग प्रतिरोधक जीन जैसे तंबाकू मोजेक वायरस है, आलू वायरस एक्स है, क्लब रॉट रोग है, को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे टमाटर में TMV टोमेटो मोजेक वायरस, टोमेटो मोजेक वायरस,
स्पॉटेड बिल्ट हो गया, वायरस हो गया, कीटों जैसे रोगों के खिलाफ प्रतिरोध पेश किया गया। बच्चों ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, मतलब दोनों पॉइंट सही है। आगे बात करें, फसल उत्पादन को बढ़ाने और सुधार प्रयासों में सहायता के लिए उतक संवर्धन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। कई बागवानी प्रजातियों जैसे कि तेल ताड़, मेंथा, गुलाब, कार्नेशन आदि के लिए तेजी से क्लोनल गुणन, क्या बच्चों, क्लोनल गुणन का व्यावसायिक पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। तो बच्चों यहां पर तीसरा भी सही है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये सारे कथन, ये तीनों कथन क्या है बच्चों, सत्य हैं। क्या है बच्चों, सत्य। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और सही जो है उत्तर चुनो। यहां पर फसल दी गई है और ट्रांसजेनिक जो है किस्म दी गई है, जैसे सोयाबीन, न्यू लीफ, यहां पर नया पत्ता से मतलब न्यू लीफ, मक्का, रेपसीड, टमाटर, आलू। तो बच्चों टमाटर की तो सबको पता है भैया फ्लेवर सेवर है, पता है ना सबको कि टमाटर की जो किस्म है वो कौन सी है, फ्लेवर सेवर है। फ्लेवर सेवर कौन सी है, फ्लेवर सेवर, सबको पता है ये। अब बताओ आलू की कौन सी है, मक्का की कौन सी है, आलू की कौन सी है और मक्का की कौन सी है। पहले का देखो, चौथे का तो आपका हो गया भैया सी। मक्का की बात करें तो मक्का की जो ट्रांसजेनिक किस्म है वो है बच्चों आपकी लिबर्टी लिंक। कौन सी है, लिबर्टी लिंक। आपकी सोयाबीन की बात करें, सॉरी 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 सॉरी, फ्लेवर सेवर तो टमाटर की है, सोयाबीन की है लिबर्टी लिंक। सोयाबीन की कौन सी है, लिबर्टी लिंक है, ठीक है। आपकी मक्का की कौन सी है, मक्का की आपकी ईल्ड गार्ड, मक्का की कौन सी है, ईल्ड गार्ड। रैपसीड की कौन सी है, जल्दी से बताओ, रैपसीड की कौन सी है, तो बच्चों वो है आपकी लॉरेकल। और आलू की कौन सी है, न्यू लीफ। तो यहां पर जो मिलान हो जाता है वो हो जाता है पहले का तो भैया डी, डी हो जाता है, दूसरे का आपका क्या हो जाता है भैया, ई कॉमा, तीसरे का आपका बी, चौथे का आपका जो है सी, और बचा क्या, ए। तो यहां पर डी ई बी सी ए जो है आपका क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो देखिए बच्चों यहां पर सही उत्तर देखते हैं या सही ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन देखो बच्चों, यहां पर ऑप्शन देखते हैं, चलिए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। तो सही ऑप्शन की बात करें, डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए। तो देखो डी है, ई है, बी है और सी है और ए है। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न है, उत्परिवर्ती किस्म सरवती, सनोरा, पूसा, लरमा के विकास में निम्नलिखित में से किस उत्परिवर्त जन का उपयोग किया गया था। भैया जो सनोरा है, पूसा, लरमा है, इन किस्मों का विकास किया गया था उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा। तो इसमें उत्परिवर्तन जन मतलब म्यूटेजन, कौन सा उत्परिवर्तन जन प्रयोग किया गया था, आपका जो है एक्स रे, अल्फा रे, बीटा या गामा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी किरणों का प्रयोग किया गया था आपका इसमें, बताइए बच्चों क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है बच्चों आपका गामा रे। किस उत्परिवर्तन जन का प्रयोग किया गया था, आपका गामा रेज का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र विपतन की प्रक्रिया है। गुणसूत्र विपथन की कौन सी प्रक्रिया है, विलोपन, स्थानांतरण, व्युत्क्रम या उपरोक्त सभी। तो बच्चों गुणसूत्र विपथन की ये सभी प्रक्रियाएं हैं, क्या है बच्चों, उपरोक्त सभी, यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सी परागण विधि फसलों में क्रॉस परागण को बढ़ावा देती है। क्लिस्टोगैमी, भैया ये तो बच्चों आपको क्या बताती है बच्चों, स्वपरागण बढ़ावा देती है। होमोगैमी,
ये आपकी स्वपरागण बढ़ावा देती है। आपका चेस्मोगेमी, ये भी आपकी स्वपरागण देती है। डाइकोगेमी आपका भैया ये देती है पर परागण को बढ़ावा। डाइकोगेमी का मतलब होता है कि आपके जो मेल एंड फीमेल पार्ट है उनका अलग अलग समय पर क्या होना, परिपक्व होना। मेल और फीमेल पार्ट का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगेमी कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डाइकोगेमी। अगला क्वेश्चन 31, 31वां प्रश्न देखो। इस विधि में स्वपरागण वाली फसल से बड़ी संख्या में पौधों का चयन किया जाता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से काटा जाता है। उनमें से व्यक्तिगत पौधों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है और सबसे अच्छे पौधों को शुद्ध लाइन किस्म के रूप में जारी किया जाता है। इसलिए इसे व्यक्तिगत पौधा चयन के रूप में भी जाना जाता है। तो भैया कौन सा है, वंशावली विधि है, बड़े पैमाने पर चयन है, या आपका जो है, जस्ट मिनट रुकिएगा, जस्ट मिनट रुकिएगा, जस्ट मिनट, क्या है, फोन आ रहा है, एक कॉल आ रहा है, वही क्लास चल रही है, मुझे डीएनडी पर इसे डालना पड़ेगा। जस्ट मिनट, ठीक है, ठीक है बच्चों। वंशावली विधि है, बड़े पैमाने पर चयन है, शुद्ध लाइन चयन है, थोक जनसंख्या विधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करें, सही आंसर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका जो है ऑप्शन सी, शुद्ध लाइन चयन। शुद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, जो है शुद्ध या प्योर लाइन सिलेक्शन जो है राइट आंसर हो जाता है। एक्चुअली में कॉल मत कीजिए, इस समय मैं क्लास ले रहा हूं, तो मोबाइल, मेरा मोबाइल का जो कैमरा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 32, क्रेब्स चक्र या आपका टीसीए साइकिल चक्र में ऑक्जेलो एसिटेट एसिड किसकी, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड किसकी उपस्थिति में साइट्रिक एसिड में परिवर्तित होता है? डिहाइड्रोजिनेज, सिंथेटेस, एसिटाइल कोएंजाइम या सक्सिनिल कोएंजाइम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्रेब्स चक्र में जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम किसके बच्चों, किसकी उपस्थिति में आपका जो है साइट्रिक एसिड में बदलता है? तो ये बदलता है बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम की उपस्थिति में। और एसिटाइल कोएंजाइम इस बार टीए में पूछा गया था, इस बार टीए में पूछा गया था, है ना, ये पूछा गया था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, डिट्टो क्वेश्चन था लगभग। श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? तो भैया वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और साइटोप्लाज्म में भी होती है, कोशिका द्रव में भी होती है। आपकी जो है कोशिका द्रव में भी होती है श्वसन और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्विबीजपत्री तने में बाहर से अंदर की ओर ऊतकों का क्रम है फेलम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, फैलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फैलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, फैलम, एंडोडर्मिस, फ्लोएम। तो बताइए बच्चों सही क्रम क्या है? तो बच्चों यहाँ पर सही क्रम है फैलम, उसके बाद एंडोडर्मिस, आपका जो है अंदर से बाहर पेरिसाइकिल, फिर उसके बाद बाहर की ओर जो होता है वो आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर बच्चों आपका 35, 35वां प्रश्न है, मूल रोम या जो आपके रूट्स हेयर होते हैं, मूल रोम का मतलब क्या होता है बच्चों? रूट हेयर से उत्पन्न होता है, मूल रोम से उत्पन्न होता है ट्राइकोम्स, ट्राइकोब्लास्ट, राइजोडर्मिस या एपिडर्मिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आपका जो है उत्पन्न होता है रूट हेयर से या मूल रोम से? तो बच्चों वो निकलता है आपका एपिडर्मिस। क्या निकलता है? एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड परियोजना का मुख्य लाभ है? वाटरशेड जो परियोजना है उसका मुख्य लाभ क्या है? अब मैं रियलिटी बताऊं बच्चों, जो वाटरशेड मैनेजमेंट की जो मिनिस्ट्री लिखी हुई थी, रियलिटी बता रहा हूं, एक्चुअली बता रहा हूं, कोई भी बच्चा होगा, आपके हर एक शहर में हमारे नोट्स हैं, आप अपने सीनियर से मिलिएगा, किसी से भी मिलिएगा, किसी ना किसी शहर में हमारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। हमारी जो किताबें हैं एजीटीए से पहले बहुत से लोगों ने खरीदी हैं, बहुत से लोगों ने मंगाई भी है हमारे नोट्स। तो उनसे आप पूछना, जो जरा उनसे पूछना कि आप वाटर सेट मैनेजमेंट वाला टॉपिक उठाना है, आपका जो इरिगेशन वाला पॉइंट है वहां उठाना, वाटर सेट मैनेजमेंट,
उसमें ये चीजें बहुत मतलब बारीकी से लिखी हुई थी। और बहुत से जो प्रदूषण से क्वेश्चन थे, जब मैं मतलब कि लेक्चर में पढ़ा रहा था, 2-3 बार मैंने पढ़ाया सॉइल साइंस, तो मैंने देखा यार कि ये क्वेश्चन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाए। तो मैं मतलब कि मैंने ये सोचा कि यार मैं इतना कवर किया हूं और बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाए। मुझे बहुत दुख होता है कि भाई आप लोग पढ़ते नहीं हो, सही चीज नहीं पढ़ते हो। मैं तो आपको सब कुछ इंक्लूड करके देता हूं, सारी चीजें दी हुई हैं, करंट से लेकर सब कुछ दिया हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि भैया नोट्स में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है ना, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के जो क्वेश्चन थे ज्यादा से ज्यादा बने थे क्वेश्चन यहां से, ठीक है, लेकिन बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, उन्हें उसका आंसर ही नहीं मिला। कह रहे कहाँ है नोट्स में, जब मैंने पढ़ाया नोट्स को तब मैंने देखा कि भैया ये क्वेश्चन तो यहाँ ऐड है ना। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, और जब मैंने मतलब दोबारा से पूरे नोट्स, एक्चुअली मेरा क्या होता है भाई, मेरा ये एक चीज फंडा सिंपल है, पीपीटी से तो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन जो हमारी पीपीटी होती है ना बच्चों, वो हमारी जो किताबें होती है ना, डिट्टो वही होता है। हम अपने जो नोट्स होते हैं, किताबें हैं, वही हम पीपीटी में छापते हैं, वही हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को वो चीज पूरी क्लियर रहे। और बच्चा जब वो मतलब पीपीटी क्लास से पढ़ के नोट्स पढ़ता है तो वो सेम चीज पढ़ता है। उससे ना तो देखो, मेरी क्लास की एक खासियत ये है कि ना तो उसे नोट करना है, कुछ नहीं करना, आप केवल बुक्स ले लो, आपकी क्लास ले लो, समझ लो चीजों को, उसको पढ़ लो, एक एक चीज आपकी पॉइंट टू पॉइंट उसमें बताई गई है ना। बस इतना सा है कि हम जो है ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाते, हम अच्छे से पढ़ाते हैं। ऊपर ऊपर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आता नहीं है ऊपर ऊपर से। हाँ, इतना भी डीप नहीं पढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों पीएचडी करना पड़े, पीएचडी भी नहीं करवाते हैं। 1200 पेजेस की हमारी किताब है, बस उतना पढ़ लो। एक करंट अफेयर की जो है तीन मतलब 100 पेज की किताब करंट अफेयर की है, 1300 पेज हो गए। 1300 पेज आप घोंट लो, 4 बार 5 बार 6 बार जितने बार पढ़ पाओ वही पढ़ लो। मैं क्लियरिटी गारंटी से कह रहा हूं कि 65 में से आपके 55 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। 10 क्वेश्चन की मैं कुछ नहीं कहूंगा, 55 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। पिछला जो इतना टफ आया पेपर, उसमें भी हमने 45 क्वेश्चन कवर किए, है ना। कोशिश हमने 55 क्वेश्चन की थी, लेकिन 45 कवर हुए। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि भाई मैंने एग्रीकल्चर में पहली बार मैं नोट्स लाया, उसमें मैंने 45 क्वेश्चन कवर किए। तो वो तो कोई लोग तो 45 क्वेश्चन ही कवर नहीं कर पाए, है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा डीप जाइए, हर एक चीज देखो, आपको सब कुछ मिल रहा है, हर एक इंस्टीट्यूट से हर एक चीज मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये रियलिटी बता रहा हूं कि जो मैंने देखा है ना, सब लोग ये लगे हुए हैं कि भाई पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। नहीं भाई, पैसा नहीं कमाना है, क्वालिटी तो दो। आप पढ़ाते ये हो, पढ़ाते आप अलग चीजें हो, पढ़ाते आप राजस्थान को हो, राजस्थान एग्रीकल्चर पढ़ाते हो, और आप कह रहे हो यूपी एग्रीकल्चर आप कवर करोगे, नहीं कर पाओगे भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो ओवरऑल वाला है भाई वो यूपी नहीं कवर कर सकता। यूपी जो है, कोई जो इस यूपी से वाकिफ है, यूपी के सिलेबस से वाकिफ है, वही कवर कर सकता है। ये रियलिटी है, ये दिमाग में बिठा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही खरीदो, मैं तो कह रहा हूं मेरा बिल्कुल मत खरीदो, मैं रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन कंटेंट वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो पढ़ो। केवल ज्यादा पढ़ोगे, आप जैसे बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलो कोई बैच ले लिया, है ना, उसमें वो चीज नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, नेमरा सुंडा ले ली, और भी किताबें हैं, सर कांटवा ले ली, और किताबें ले ली। अब भैया उसने 5 किताबें ले ली, 5 किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक किताब पढ़ लो, विजन एग्री अकेडमी किताबें पढ़ लो, 4 बार घोंट लो, 5 बार उसको बार बार रिपीट कर लो। 5 किताबों से बेटर है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विजन एग्री अकेडमी की जो किताबें हैं उनको आप 5-10 बार पढ़ लो। मैं एक चीज रियलिटी बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस एक चीज को पढ़ो। 4 चीजें मत उठाओ, 10 चीजें मत उठाओ, केवल एक को फॉलो कर लो, वही आपका जो है बेड़ा पार कर देगा। अगर ये आप 10 जो लोगों को फॉलो करोगे तो 10 जगह 10 जैसी 10 बातें होती हैं,
है ना। अब जैसे 17 जगह जाओगे 17 बातें होती है, ऐसे ही आपका टीचिंग में 17 जगह जैसा कंटेंट है, और आप जो है एक चीज को फॉलो करोगे। और मैं रियलिटी अभी तक मेरी जो है करीबन मुझे 7 साल तैयारी, है ना, 6 साल में तैयारी का एक्सपीरियंस है, और 3 साल से मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। लगभग सारे एग्जाम मैंने जो है दिए हुए हैं। एएफओ एमपीआरईओ में मेरा हो गया है, एमपीआरईओ में अभी जॉब कर रहा हूँ। और आपका जो है एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वहां पर 3 टाइम्स मैं इंटरव्यू दिए बैठा हूँ, वहां भी अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस है। बहुत से पेपर मैंने देखे हुए हैं, राजस्थान का देखा हुआ है। यूपी एजीटीए में आपके जो है 63.75 मेरे मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस एक्चुअल में मैं पेपर दिया हूं, मैं स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है, मैं टीचर भी हूं स्टूडेंट भी हूं। अब भाई वो इंसान बताए जो एमएससी करके, पीएचडी करके या एमएससी करके, किसी कॉलेज से एमएससी करके वो आपको सिखाए कि कंपटीशन क्या होता है, तो भाई बिल्कुल नहीं पता उसे कंपटीशन के बारे में। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, कंपटीशन के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता है। कंपटीशन वो जानता है जो उसको बैठा है, उसमें झेला है, उसने देखा है, वो जानता है कंपटीशन। मैं रियलिटी बता रहा हूं। जो एक एमएससी किया हुआ बंदा है, मैं रियलिटी बता रहा हूं अपने यहाँ पर, एमएससी किए हुए बंदे को कुछ नहीं आता। कुछ ऐसे टीचर हैं जो कॉलेजों में लेक्चरर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है भाई। उन्हें ये नहीं पता कि रैन कहां कहां से कैसे कैसे आती है। तो ऐसे लोगों पर ट्रस्ट हम कैसे कर सकते हैं, बताओ आप लोग। आपको वहां चीजें देखनी चाहिए जहां बंदे को नॉलेज है, जहां बंदे को सारी चीजें पता है कि कैसे कहां से क्या करना है, कॉम्पिटिटिव कहां से आना है। आजकल आपको जो है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, जैसे ये 2792 वैकेंसी आई, 50 चैनल आ गए हैं यूपी में, 50 चैनल आ गए हैं। 100 रुपए में, 150 रुपए में, 200 रुपए में पीडीएफ ले लो, 300 रुपए में पीडीएफ ले लो। यार क्या पीडीएफ ले लो, आप नेमरा सुंडा पकड़ा दे रहे हो। आपने अपना कंटेंट बनाया है क्या, आपने अपना डेवलप किया है, नहीं किया है। कोई अपना कंटेंट डेवलप नहीं कर रहा है, सब वही किताबें उठा के आपको चिपका रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि जो मेहनत हम लोगों ने की है, विजन एग्री एकेडमी ने की है, वो मेहनत कोई नहीं कर सकता। 100 से अधिक सेट पेपर, टेस्ट सीरीज, आपकी किताबें, आपके 10,000 एमसीक्यू, कितनी मेहनत चाहिए भाई। अकेला बंदा हूं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला बंदा हूं, इतना सब आपके लिए कर रहा हूं। और मैं टीम के भरोसे चाहता भी नहीं हूं। सारी चीजें मैं खुद देखूंगा, मैं अपने हिसाब से देखूंगा, क्योंकि जो पेपर में आता है मुझे पता है, टीम को नहीं पता है। टीम को कौन सी टीम मिलेगी मुझे, यहां पर जो टीम मिलेगी मुझे एमएससी वाली मिलेगी। ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं मिलने वाले जो अच्छे से क्वालिफाई है, जिसने कंपटीशन देखा है, जिसको कंपटीशन के क्वेश्चन का थोड़ा सा नॉलेज है। भाई हमें ऐसी टीम नहीं चाहिए, इसलिए मैं खुद स्वयं ये सारी चीजें देखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता, टीम पे करना चाहता हूं, लेकिन अच्छे वेल एजुकेटेड या अच्छे जो टीचर मिल ही नहीं रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, तो भाई वो क्या पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो ऐसी ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरसेट परियोजनाओं का मुख्य लाभ है। खरीफ और रबी मौसम में सिंचाई क्षमता में कमी, उपजाऊ भूमि पर गाद जमाव में वृद्धि, मिट्टी के कटाव और बाढ़ से ऊपरी भूमि की सुरक्षा, और क्षरित भूमि पर बायोमास उत्पादन में कमी। तो वाटरसेट परियोजनाओं का मुख्य लाभ क्या है, यहां पर आपको आंसर करना है। तो बच्चों, यह मिट्टी के कटाव और बाढ़ से ऊपरी भूमि की सुरक्षा करता है। अब जैसे मृदा का कटाव हो रहा है, आपने बांध बना दिया, चेक डैम बना दिया, ये भी वाटरसेट का ही आपका जो है वो है, मतलब एक पार्ट से आपकी बंधिया बना दी, आपने छोटी छोटी मेड़े बना दी, आपने किसी तरह से मृदा के कटाव को रोक रहे हो, पानी को इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कर रहे हो, बहाव को रोक रहे हो, तो भैया वो क्या है आपका वाटरसेट। तो ये भैया वाटरसेट मैनेजमेंट का लाभ है कि भैया मिट्टी के कटाव और बाढ़ से ऊपरी भूमि की क्या करता है, सुरक्षा करता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 37, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों को मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षमता को काफी प्रभावित करता है। मिट्टी का रंग, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की संरचना, मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों को मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षमता को काफी प्रभावित करता है? तो बच्चों वो है बच्चों मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच कम होगा तो आपका जिंक, बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रिएंट की अधिकता होगी। मिट्टी का पीएच ज्यादा होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका जो है ज्यादा हो जाएगा। और नॉर्मल पीएच होगा तो एनपीके की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो मिट्टी का पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता को जो है कम व एक है पोषक तत्वों की उपलब्धता को बताता है या प्रभावित करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा लगभग 80% फास्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह तक पहुंचाया जाता है? विसरण द्वारा, मूल अवरोधन द्वारा, द्रव्यमान प्रवाह द्वारा या थोक प्रवाह द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों किससे आपका 80% फास्फोरस मिट्टी से जड़ की सतह तक पहुंचाया जाता है? तो बच्चों वो पहुंचाया जाता है आपका विसरण के माध्यम से। चूंकि जो आपका फास्फोरस है ना, फास्फोरस जो मिट्टी है, मिट्टी में इमोबाइल होता है, बिल्कुल अगतिशील, जहां पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, जड़ों को खुद लेने आना पड़ेगा। तो 80% जो आपका फास्फोरस जड़ें लेती हैं वो विसरण के माध्यम से लेते हैं। किसके माध्यम से बच्चों? विसरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन प्रथम क्रम जल संभर का सबसे अच्छा वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम क्रम जल संभर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसकी कोई सहायक नदियां नहीं है, इसमें सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। इसमें तीसरे क्रम तक की सभी धाराएं शामिल है या दो द्वितीय क्रम धाराओं के मिलने से बनती है। जल संभर का, जल संभर मतलब होता है वाटर सेट, जल संभर का मतलब सीधा होता है बच्चों वाटर सेट से है। तो वाटर सेट, तो इसमें तीसरे क्रम तक सभी की सभी धाराएं शामिल है। अब देखो बच्चों वाटर सेट में क्या होता है भैया, वह कॉमन पॉइंट जहां पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं, ये बिंदु, वह बिंदु जहां से चारों ओर से धाराएं मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर सेट कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। सॉरी 39 का ऑप्शन डी है, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यह दो द्वितीय क्रम धाराओं के मिलने से होता है। मतलब द्वितीय क्रम की जो धाराएं होती है, बाई डायरेक्शनल जो धाराएं होती है, दोनों दिशाओं से आने वाली, यहां से भी और यहां से भी, वाई डायरेक्शनल जो धाराएं होती हैं उससे बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा, डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का सक्रिय कारक नहीं है? भैया एक्टिव फैक्टर कौन सा नहीं है मृदा निर्माण का सक्रिय कारक? जलवायु, तापमान, वनस्पति और जीव, स्थलाकृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया स्थलाकृति भूमि की जो ऊंची नीची भूमि है वो आपकी क्या है भैया? स्थिर है। तो वो आपका क्या है? एक्टिव नहीं है, पेसिव है, मतलब सक्रिय नहीं है, असक्रिय कारक है, निष्क्रिय कारक, सॉरी निष्क्रिय कारक है। असक्रिय नहीं कहेंगे, मैं टीचर हूं, ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। निष्क्रिय कारक है। कैसा बच्चों? निष्क्रिय कारक है। सही मिलान चुने, क्वेश्चन नंबर 41 है, सही मिलान चुने। किसका सही मिलान चुनना है? तो देखो बच्चों सही मिलान चुनना है किसका? मिट्टी आपका जो है क्ले का जो है क्ले में आपका जो का साइज कितना होता है? लेस देन 0.002 mm। भैया सही है। गाद, सिल्ट, इसे सिल्ट कहते हैं, गाद को सिल्ट कहते हैं, 0.002 से 0.05। भैया ये भी सही है। आपका महीन रेत, फाइन सैंड, क्या बच्चों? फाइन सैंड 0.5 से 0.10 mm। बजरी या फिर आपका सैंड आपका होता है 2 mm से अधिक, या ग्रेवल। तो बताओ बच्चों यहां पर कौन सा सही मिलान नहीं है? तो भैया यहां पर सही मिलान जो है वो नहीं है आपका महीन रेत। कौन सा नहीं है? महीन रेत, है ना, सॉरी सही मिलान नहीं है तो वो है महीन रेत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर खराब जल निकासी वाली मिट्टी जिसे अक्सर नाशपाती मिट्टी या मोक मिट्टी कहा जाता है या मक मृदा कहा जाता है, कार्बन भंडार के लिए महत्वपूर्ण कौन सी है? वर्टिसोल, हिस्टोसोल, अल्टीसोल, एंटीसोल। तो भैया वो है हिस्टोसोल। कौन सी है बच्चों? हिस्टोसोल है। कौन सी है? हिस्टोसोल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां क्वेश्चन है,
भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार भारत गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? भैया जो भूमि वर्गीकरण है उसके अंतर्गत आपके जो भारत में गंगा के मैदान की जो जलोढ़ मृदा है वो किस में आती है? वर्ग 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? किस वर्ग में आती है? तो बच्चों सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मृदा होती है कौन सी? सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मृदा आती है वो वर्ग 1 में आती है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाता है, वर्ग 1। अगला प्रश्न, नीचे कुछ संक्षिप्तीकरण दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। द्रव्यमान प्रवाह द्वारा नाइट्रोजन और सल्फर जैसे मोबाइल पोषक तत्वों की गति पर हावी होता है। प्रसार फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अपेक्षाकृत स्थिर पोषक तत्वों के लिए महत्वपूर्ण है। जड़ अवरोधन जड़ों और मिट्टी के कणों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। सही कथन आपको बताना है, सही कथन यहां पर आपको बताना है, सही कथन आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन सत्य है यहां पर, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान प्रवाह को हम मास फ्लो कहते हैं, मास फ्लो। प्रसार को डिफ्यूजन कहते हैं। जड़ अवरोधन को हम कहते हैं बच्चों आपका रूट इंटरसेप्शन। जड़ अवरोधन को कहते हैं रूट इंटरसेप्शन। जड़ अवरोधन को क्या कहते हैं बच्चों? रूट इंटरसेप्शन। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर? तो बच्चों ये तीनों कथन सत्य हैं, सभी सत्य हैं। कौन से सत्य है? आपका मास फ्लो द्वारा नाइट्रोजन और सल्फर जैसे मोबाइल पोषक तत्वों की गति पर हावी होती है। प्रसार आपका जो है डिफ्यूजन फास्फोरस और पोटेशियम जैसे अपेक्षाकृत स्थिर पोषक तत्वों के लिए महत्वपूर्ण है। डिफ्यूजन के माध्यम से फास्फोरस को लेते हैं। जड़ अवरोधन रूट इंसेप्शन सॉरी रूट इंटरसेप्शन जड़ों और मिट्टी के कणों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा दी गई है। तो यहां पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो बच्चों बताइए सही आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है बच्चों? 26% नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड में कितना नाइट्रोजन होता है बच्चों? बताओ जल्दी से, कैल्शियम साइनामाइड में कितना होता है? आपका होता है इसमें आपका 20.6। सोडियम नाइट्रेट 15.6। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25%। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, डी सी बी ए। डी सी बी ए राइट आंसर हो जाता है। जल्दी से आप लोग बढ़िया से आंसर कीजिए। आप लोग आंसर नहीं करते हो भाई, गंदे बच्चे हो आप लोग, अच्छे बच्चे नहीं हो। आंसर किया करो तब तो मजा आए। मजा देखो तब आता था जब हम जो है सेट पेपर लेकर आते थे और 100 से 200 बच्चे जुड़े होते थे, 100 से 150 बच्चे जुड़े होते थे और आंसर करते थे, तो मजा तब आता था, है ना। तो यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका बच्चों 46 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 दी गई है, राइजोबियम के जो है बैक्टीरिया दिया गया है और उससे जो है होस्ट प्लांट दिए गए हैं, जिस पर राइजोबियम की जो जिस पौधे की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उनकी प्रजातियां दी गई हैं राइजोबियम की, ठीक है। तो यहां पर आपको इसका मिलान करना है, तो बताओ जल्दी से। पहला तो देखो राइजोबियम जैपोनिकम किसमें? सोयाबीन में, है ना। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम किसमें करता है भैया हमला? राइजोबियम आपका जो है फैसियोली, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम मैलिलोटी। बताओ आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा सही उत्तर? मिलान करो जल्दी से, मिलान करो जल्दी से, मिलान कीजिए।
राइजोबियम मेलिलोटाई जो है आपका मटर और ब्रॉड बीन में करता है भैया, ठीक है। किस में करता है, सॉरी 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 सॉरी, राइजोबियम मेलिलोटाई अल्फा अल्फा और आपका स्वीट क्लोवर में। राइजोबियम ट्राइफोली आपका जो है क्लोवर में, ठीक है। राइजोबियम जैपोनिकम आपका सोयाबीन में, और आपका राइजोबियम आपका लेग्यूमिनोसोरम आपका मटर और ब्रॉड बीन में, और राइजोबियम फैसियोली आपका कॉमन बीन में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली राइजोबियम की प्रजातियां हैं। तो यहां पर आपका जो हो जाता है, जो हो जाता है बी, ठीक है, बी हो जाता है, उसके बाद सी आ जाता है, उसके बाद आपका ए आ जाता है, उसके बाद आपका डी आ जाता है और ई आ जाता है। तो देखते हैं बच्चों किस ऑप्शन में ये मैच खा रहा है। तो ये मैच खा रहा है आपका, देखो, बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई, ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। और सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रेट की कमी के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन और नाइट्रेट जैसे एंजाइमों का घटक है। एंजाइमों का क्या है बच्चों, घटक है। कौन सा पोषक तत्व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रेट की कमी के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट जैसे एंजाइमों का घटक है। तो भैया वो कौन सा तत्व है आपका, बोरोन है, आयरन है, मोलिब्डेनम है या सोडियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर हो जाता है मोलिब्डेनम। कौन सा हो जाता है बच्चों, मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां। अब भैया ये चीज कोई कवर नहीं करेगा कि भाई सर्वेक्षण मेथड है ना। किस विधि में 1:50,000 या 1:25,000 पैमाने का उपयोग आधार मानचित्र तैयार करने और फिजियोग्राफिक और फोटोमॉर्फिक इकाई का सीमांकन करने के लिए किया जाता है। ग्रिड सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग, हवाई फोटो सर्वेक्षण, स्वतंत्र सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक देखो बच्चों, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन वाला प्रोग्राम था जिसमें कैडेस्ट्रल मैपिंग था, ये हमने कवर किया, कैडेस्ट्रल सर्वे है ना, इसका आंसर था। बच्चों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हवाई फोटो सर्वेक्षण में आपका 1:50,000 और 1:25,000 पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब देखो अगला, मृदा नमूना। एक था क्वेश्चन कि भैया सटीक नमूना लेना है, सटीक मृदा का नमूना लेना है तो कौन सा मेथड होगा। बहुत से बच्चे रैंडम लगाए, लेकिन हमारी जो किताब थी उसमें क्लियरली लिखा था, क्लियरली मेंशन था कि रैंडम नहीं होता है, जिगजैग होता है। सटीक लेना है नमूना तो जिगजैग, है ना, ये क्लियरली मेंशन था, है ना। तो उथली जड़ वाली फसलों के लिए मिट्टी का नमूना कितनी गहराई से लिया जाता है। तो भैया उथली जड़ वाली फसलों के लिए 10 सेंटीमीटर, 15, 30 या 40। तो उथली जड़ वाली फसलों के लिए हम 15 सेंटीमीटर से नमूना लेते हैं। कहां से लेते हैं, 15 सेंटीमीटर से जो है नमूना लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50वां प्रश्न है, मिट्टी का नमूना कहां से नहीं एकत्र किया जाना चाहिए। गीली जगहों से, सिंचाई चैनल से, खाद के ढेर से, ये सभी से। भैया आप यदि मृदा का नमूना लेने जा रहे हो तो गीली भूमि से नहीं लेना है, सिंचाई चैनलों से नहीं लेना है, खाद का ढेर है या जहां ज्यादा वनस्पति उगती है वहां से नहीं लेना है, मतलब उपरोक्त सभी से नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, 51वां क्वेश्चन है, कृषि विस्तार का उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, मुख्य रूप से इससे संबंधित है। किसानों और उनके परिवारों के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना, केवल फसल की पैदावार बढ़ाना, मशीनों को बढ़ावा देना, शहरी बाजारों का विस्तार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो भैया पहला ही है, किसानों और उनके परिवारों के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। अब भैया उनके जीवन स्तर में सुधार करना है तो उनका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था मनरेगा का, मतलब कि कहें सॉरी मैनेज का सिद्धांत। एक्चुअल में बच्चों मैनेज जो है एक्सटेंशन का संस्थान है पूरे भारत में। आपने एक्सटेंशन के सिद्धांत पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन में प्रसार के सिद्धांत पढ़े हैं, विस्तार के सिद्धांत पढ़े हैं, तो भैया वही मैनेज है। आपको केवल संस्था का नाम दिया जाता है आपको घुमाने के लिए, आपका सारा बेसिक है, सारा बेसिक है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, सारा बेसिक है। आपको केवल संस्था के नाम पर एग्जामिनर घुमाता है पेपर में, तो उसमें घूमना नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बच्चों, आत्मा के परियोजना निदेशक का चयन आमतौर पर निम्नलिखित में से किया जाता है। भैया ये क्लियरली मेंशन था एक क्वेश्चन में, जिला स्तर पर काम करती है ये संस्था, और भैया ये था हमारे यहाँ पर, है ना। हमारी कोई एक सेट पेपर से क्वेश्चन था, ये सेट पेपर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन सेट पेपर से क्वेश्चन ये था। आत्मा के परियोजना निदेशक का चयन आमतौर पर निम्न में से किया जाता है: वरिष्ठ विस्तार अधिकारी, स्थानीय पंचायत नेता, किसान प्रतिनिधि या स्वयं सहायता समूह के नेता। तो भैया इसके जो निदेशक होते हैं परियोजना के, वो कौन होते हैं बच्चों? वरिष्ठ विस्तार अधिकारी, सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन, बिजली की पहुंच से दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का जनसंचार माध्यम विशेष रूप से उपयोगी है? जहां बिजली नहीं पहुंच सकती वहां पर अगर कि आपको संचार करना है तो किस माध्यम से करोगे? रेडियो से, बिलबोर्ड से, टेलीविजन से, समाचार पत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों आप करोगे रेडियो से। एक्चुअल में रेडियो क्या है? सेल से चलते हैं, है ना। किस चलते? सेल से चलते हैं, इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, बिजली की पहुंच के बिना दूर दराज के क्षेत्रों, ये हो गया सॉरी 54 54वां है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 3 नवंबर 2004 को किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय जो कि न्यू दिल्ली में है, इसका जो उद्घाटन है किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ए बी वाजपेयी ने, या सोनिया गांधी ने? राष्ट्रीय कृषि आपका विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन आपका 3 नवंबर 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। 3 नवंबर 2004 को किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पहले शुरू की गई थी? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सहकारी आंदोलन, समुदाय विकास परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं। तो बच्चों कौन सी परियोजना है जो आपकी जो है स्वतंत्रता से पहले? तो सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका जो है, आपका ये शुरू किया गया था आपका कब? स्वतंत्रता से पहले। जबकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट, सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं ये आपकी स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, अब जैसे आपका इकोनॉमिक्स है उसमें आपका जो है एग्रीकल्चर स्टैटिक भी दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप व्यवसाय में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? मध्य का, अंकगणितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप व्यवसाय में सबसे अधिक उपयोग है? तो बच्चों वो है आपका बहुलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 57 है, एक प्रमुख पहल यूपी एग्रीस, उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर केंद्रित है, अपेक्षाकृत कम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र, जहां पर 4000 करोड़ रुपए के बजट वाली 6 साल की परियोजना का लक्ष्य है। इन क्षेत्रों में उत्पादकता में लगभग की वृद्धि करना। कितने प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि करना है? 20%, 15%, 30% या 25%, या इनमें से कोई नहीं। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है? तो बच्चों वो है आपकी कितनी? आपका 30% का। यूपी एग्री जो परियोजना है उसके तहत 30% की वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? उद्यम उत्पाद, पूरक उद्यम गेहूं और डेयरी, प्रतिस्पर्धी उद्यम गेहूं और जौ, अनुपूरक उद्यम गेहूं और चना, आपका जो है संयुक्त उद्यम गेहूं, चना और चारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर बच्चों सही सम्मिलित नहीं है अनुपूरक उद्यम गेहूं और चना। अनुपूरक उद्यम ऐसा होता है बच्चों जो ना तो प्रतियोगी होता है ना ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो अनुपूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कृषि उत्पादन में विविधता लाने से किसान को निम्नलिखित में मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषि आय का स्थिरीकरण, उत्पादन का स्थिरीकरण, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों सही कथन की बात करें तो यहां पर जो है तीनों कथन, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण मिलता है उत्पादन में विविधता लाने से, कृषि आय का स्थिरीकरण होता है, कृषि उत्पादन का स्थिरीकरण। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका है 60, विपणन सीजन 2025-26 के लिए तुअर या अरहर का एमएसपी क्या है?
अभी जो है आपका जून जुलाई में नया एमएसपी आ जाएगा तो जून में उसे भी रटना है। तो बच्चों बताइए तुअर दाल के साथ अरहर का जो है एमएससी पर केजी कितना है? तो बच्चों वो है आपका 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। कितना है? 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही उत्तर चुनें। आपका सूची 1 में गाय दी गई हो और उनकी जो है उत्पत्ति स्थान जैसे होलिस्टन फ्रीजियन है सॉरी कहां से है? होलिस्टन फ्रीजियन ब्राउन स्विस, स्विस से ब्राउन स्विस का आप समझ लो स्विट्जरलैंड है ना। जर्सी कहां की है भैया? फ्रांस से है ना। हॉलैंड या डेनमार्क से कौन सी है? रेड डेन डेनमार्क से है। रेड डेन, डेन से डेनमार्क है ना। होलिस्टन फ्रीजियन स्कॉटलैंड या हॉलैंड, कहां से है? होलिस्टन फ्रीजियन कहां से? आयरशायर, आयरशायर आपकी बच्चों स्कॉटलैंड की है। होलिस्टन फ्रीजियन आपकी हॉलैंड की है। सबसे भारी नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन। तो यहां पर जो सही मिलान हो जाता है वो हो जाता है बच्चों डी कॉमा आपका दूसरे का ई के साथ, तीसरे का आपका जो है ए के साथ, चौथे का आपका जो है बच्चों बी के साथ, और पांचवे का है आपका, पांचवा किससे मिल रहा है? सी से मिल रहा है। तो डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी किस में मिल रहा है? तो देखते हैं डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी, ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 62, इस नस्ल में कॉपर जैसे रंग की, ये नस्ल कैसी होती है? कॉपर जैसे रंग की होती है। शरीर आगे से पतला और पीछे से चौड़ा मतलब त्रिकोण होता है, और गर्दन के निचले हिस्से में 2 सफेद रेखाएं जैसे सेवरॉन मौजूद होता है। यह बच्चों इटावा की नस्ल है। बताओ अब कौन सी है? सुरती है, मुर्रा, भदावरी, महसाणा, कौन सी है? इटावा की नस्ल है। इतना हमने हिंट दे दिया, इतना हिंट दे दिया बच्चों, इटावा की नस्ल है। तो कौन सी है इटावा की नस्ल? भदावरी, भदावरी। इसका जो शरीर होता है त्रिकोण होता है, और इसमें सबसे अधिक फैट, सबसे ज्यादा वसा की मात्रा जो है रिकॉर्ड की गई है भदावरी में। ये इटावा आगरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो 63वां, निम्नलिखित में से किस मछली में अन्य मछलियों की तुलना में सबसे अधिक प्रोटीन होती है? कटला, टूना, रोहू, मृगल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों टूना सर्वाधिक प्रोटीन 25%, 25% प्रोटीन पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन, रानी पदार्थ जिसे हम जो है क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, क्वीन सब्सटेंस, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अब देखो क्वीन सब्सटेंस जो है ऐसा पदार्थ होता है, यदि क्वीन सब्सटेंस जो रानी मधुमक्खी है उसके पास पर्याप्त है ना, तो आपकी अन्य मधुमक्खी जो है रानी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये एक तरह का जो है पॉइजन होता है जो अन्य मधुमक्खियों को जो है मार देता है, या फिर कहें उन्हें जो है रानी नहीं बनने देता। और जैसे ही क्वीन सब्सटेंस खत्म हो जाता है, रानी पदार्थ खत्म हो जाता है, वैसे ही दूसरी रानी आ जाती है। वो पुरानी या ओल्ड जो क्वीन होती है उसको मार देती है ना। तो यहां पर जो आपका क्वीन सब्सटेंस है कहां से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो बच्चों ये होता है मैंडिबुलर ग्रंथि से। कहां से होता है? मैंडिबुलर ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, किन बीमारियों में तीव्र सेप्टिसीमिया में पशु ऐंठन के साथ गिरने के 2 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाती है? सामान्य दिखने वाले पशुओं में अचानक मृत्यु आम है। तीव्र सेप्टिसीमिया में मृत्यु 48 से 96 घंटों के भीतर होती है। नैदानिक लक्षणों में बुखार, भूख न लगना, रूमिनल स्टेटिस, हेमट्यूरिया और खून के साथ दस्त शामिल है। गर्भवती पशुओं का गर्भपात हो सकता है, और दूध का उत्पादन अक्सर अचानक कम हो जाता है। टर्मिनल लक्षणों में गंभीर अवसाद, श्वसन संकट और ऐंठन शामिल है। एंथ्रैक्स, कीटोसैड, रिंडरपेस्ट या खुरपका, मुंहपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया ये किस रोग का लक्षण है? एक किस रोग का लक्षण है, जल्दी से बताओ। तो बच्चों ये एंथ्रैक्स का लक्षण है, जो कि एक जूनोटिक डिजीज है। ये जानवरों से ह्यूमन या मनुष्यों में फैलती है। किससे बच्चों? जानवरों से ह्यूमन में फैलती है। अब इसी के साथ बच्चों अब थोड़ा सा हम विराम चाहेंगे। विराम चाहने का थोड़ा सा हमारा लक्ष्य ये है बच्चों,
एक्चुअली में अगला जो सेक्शन है वो है आपका कंप्यूटर, जिसको कल मैं करवाऊंगा, इसको मतलब पार्ट 2 के लिए, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों क्या है, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, अब मेरे से नहीं होगा मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूं, चक्कर आने लगे हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जब लैंग्वेज बढ़ जाती है या क्वेश्चन बड़ा होता है तो सेशन लंबा खिंच सकता है, और मेरी कैपेसिटी जो है 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की बिल्कुल नहीं है, मैं 2 घंटे बिल्कुल क्लास नहीं ले सकता। तो अगला जो कंप्यूटर और यूपीजी की है, इसे मैं दूसरे सेशन, मतलब ये कहें कि पार्ट 2 में कवर करूंगा, पार्ट 1 में आपके लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं पार्ट 2 में। मैं एक्चुअली पार्ट 2 आपका इसलिए करना चाह रहा हूं कि भाई अब नहीं होगा, है ना। सेट पेपर करवाना 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाना, देखो बच्चों आम बात है, 100 क्वेश्चन करवाना आम बात नहीं होती है ना। तो आप लोगों के लिए 100 कराऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन पार्ट 2 लेकर आऊंगा कल, जिसमें कंप्यूटर यूपीजी के कराऊंगा। और भैया अगर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और थोड़ी सी जानकारी हम दे रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी ये बच्चों कि हमारी जो है करंट अफेयर वाली किताब आ चुकी है, तो उसे परचेज कर लो, है ना। विजय श्री बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन कर लो, वेट मत करो। और आपका जो है 100 बुकलेट जो आपको टेस्ट पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर, विजन एग्री एकेडमी ऐप पर। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड किताबें मिल जाएंगी विजन एग्री एकेडमी पर, 7 किताबें हैं, 7 सेट हैं ये। आपको कृषि प्राविधिक सहायक के लिए परचम टेस्ट सीरीज, जिसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज अच्छे लेवल के साथ मिल जाएगी। और कृषि मंथन सामान्य जो है समसामयिकी करंट अफेयर की किताबें मिल जाएंगी। और संपूर्ण कृषि विज्ञान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में 2 किताबों में मिल जाएगा, 7 किताबों में मिल जाएगा करंट अफेयर आपका। बिल्कुल देखो, एक ऑफर और है भैया कि जो बच्चे ये हमारे ऐप के थ्रू, हमारा जो एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी, उसके थ्रू ये ऑर्डर करते हैं किताब है, उनको करंट अफेयर की किताब मुफ्त मिलेगी आपको। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको या तो आपकी संपूर्ण कृषि विज्ञान की 4 किताबें या 2 किताबें, यदि आप ये किताबें ऑर्डर करते हो उसके साथ करंट अफेयर किताब बिल्कुल मुफ्त है ना। ये हमारा ऑफर है आपके लिए। बच्चों मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, आपको कंप्यूटर यूपीजी के कराना है पार्ट 2 में, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, धन्यवाद दोस्तों। हाँ, कमर